हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, तो बढ़िया रहिए। आज हम आप लोगों के साथ 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। जहां पे नीट में एक से दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम यानी कि यदि हमने लिया ए प्लस बी सी प्लस डी। क्लियर? तो मतलब ये हमारा जो रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। कहाँ कन्वर्ट हुआ? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया हमारा रिएक्टेंट में। तो इस तरह का जो हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो हमारा एक्सचेंज होता रहता है, जो कन्वर्जन होता रहता है, वो हमारा कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब केमिकल इक्विलिब्रियम में यदि हम यहाँ पे देखें कि क्लासिफिकेशन कैसे, मैंने बोला केमिकल का इक्विलिब्रियम मतलब कि ये केमिकल इसमें कन्वर्ट हुआ और ये केमिकल इसमें कन्वर्ट हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे मैंने बोला N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुए, फिर अमोनिया हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? तो ये हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब समझो क्या जो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो इसका हम क्लासिफिकेशन यदि हम केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन देखें, तो पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट। पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट। क्लियर? यदि हम रेट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी ये रिएक्शन तीन टाइप्स की होगी। कौन कौन सी? पहली होगी फास्ट, दूसरी होगी इंटरमीडिएट, तीसरी होगी स्लो रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। समझो कैसे? जैसे आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो बहुत जल्दी, एकदम फास्ट, जब बहुत तेज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं क्या? फास्ट रिएक्शन। और ये फास्ट रिएक्शन का जो एग्जांपल होता है, इसमें होती हैं आयनिक रिएक्शन। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? फास्ट रिएक्शन। यदि हम इंटरमीडिएट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट मतलब टाइम लगेगा, मतलब आयनिक रिएक्शन बहुत जल्दी, मतलब टाइम बहुत ना के बराबर लगा, रिएक्टेंट फटाक से, जैसे आपने रिएक्टेंट किया फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? लेकिन इंटरमीडिएट में थोड़ा टाइम उसको लगेगा, टाइम चाहिए, बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा। तो इसमें आती हैं ऑल केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन। जितने भी केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन होती हैं सब किस में आती हैं? इंटरमीडिएट में। उसके बाद यदि हम स्लो रिएक्शन की बात करें, तो स्लो रिएक्शन में आएगा बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर? लोहे पे जंग लगना, मतलब आराम से 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 2 महीने आराम से टाइम लेता है, उसके बाद लोहे में जंग लगता रहता है। तो ये हो गई हमारी स्लो रिएक्शन। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, इस तरह का सिंबल लगेगा। क्लियर? तो हम उसको बोलेंगे क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम होता है, जो कि यदि हम इसके क्लासिफिकेशन देखें तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रेट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। क्लियर? रेट के अकॉर्डिंग फास्ट, इंटरमीडिएट और स्लो होता है। ठीक? उसके बाद यदि हम इसी में देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट,
सेकेंड यदि हम देखें क्लासिफिकेशन इसका, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, याद रखिए नीट में 2 क्वेश्चन देता है ये, क्लियर। फिर हम यदि दूसरा देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप्स का होता है, तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग ये होता है नंबर 1 होमोजीनस रिएक्शन। होमोजीनस रिएक्शन मतलब कि जिसकी फिजिकल स्टेट सेम हो, होमोजीनस मिक्सचर यानी कि सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल इसका N2 गैस ले लिया, H2 गैस ले लिया और इसको कन्वर्ट किया NH3 में जो कि गैस है, क्लियर। तो इस तरह की रिएक्शन N2 H2 और NH2 माना NH3, मतलब कि हमारा ये सारे के सारे यदि गैस हैं तो हमारा होता है होमोजेनस रिएक्शन, क्लियर। अब यदि हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज कर दें, जो हमारा सेकेंड नंबर है हेट्रोजीनस रिएक्शन, मतलब कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट, क्लियर। डिफरेंट फिजिकल स्टेट जो होता है वो हमारा होता है हेट्रोजीनस रिएक्शन, क्लियर। अब हेट्रोजीनस रिएक्शन में होगा डिफरेंट फिजिकल स्टेट, मतलब यदि हम हेट्रोजीनस रिएक्शन की बात करें तो आप हेट्रोजीनस रिएक्शन में ले सकते हो एग्जाम्पल CaCO3 CaO प्लस CO2, क्लियर। तो ये देखिए ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, बट ये आपका गैस है, क्लियर। तो यदि फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई तो हम उसको बोल देते हैं हेट्रोजेनस, है ना, डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट होता है तो वो हमारा हो गया हेट्रोजेनस, याद रखिएगा, क्लियर। मतलब कि अलग अलग, देखिए सॉलिड सॉलिड गैस, क्लियर। तो ये होता है हमारा हेट्रोजेनस। मतलब सीधी सी बात, यदि आप गर्ल्स कॉलेज की बात करोगे तो होगा होमोजेनस मिक्सचर, अक्वायर्ड कॉलेज की बात करोगे तो होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्लियर। सेम सेम होगा तो हेट्रो होमो और अलग अलग होगा तो हेट्रोजेनस, क्लियर। अब यहाँ पे चलिए हम एक चीज और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। यहीं पे हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे, है ना। तो यहीं पे आप डाल दीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। तो यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि के, जो कि हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यदि कंसंट्रेशन बोलना तो केसी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि मैं इसके लिए केसी लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 + 3H2 = 2NH3, क्लियर। गैस 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 मतलब होमोजेनस होगा ये। तो इसके लिए हमारा केसी क्या होगा, तो इसके लिए केसी होगा प्रोडक्ट यानी NH3, रिएक्टेंट N2 और H2। अब याद रखिएगा मैं क्या बोला कि प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, बट जो इनके बैलेंस मोल हैं वो इनकी पावर हो जाएगी, याद रखिएगा। जो इनके बैलेंस मोल हैं वो इनकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, तो इसकी पावर हो जाएगी, क्लियर। ये चीज भी अपने को याद रखना है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बैलेंस मोल होते हैं वो केसी में जब हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं तो इनकी पावर हो जाती है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन।
जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल CH3COOH प्लस C2H5OH, जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। क्लियर। तो ये हमारा लिक्विड 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 लिक्विड, तो भी हमारा ये हो गया होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि फिजिकल स्टेट सबकी सेम हो गई, लिक्विड हो गई। क्लियर। अब यदि हम इसके लिए बोले Kc क्या होगा, तो Kc होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट CH3COO C2H5 रिएक्टेंट H2O1 CH3COOH और C2H5OH1। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसके लिए Kc। यदि हम दूसरी एग्जांपल लें, यदि हम थर्ड नंबर एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। मैंने ले लिया इस बार CH3COOH प्लस H2O इक्वल टू, उल्टा कर दिया इसको, COOH प्लस C2H5OH। क्लियर। दिस लिक्विड 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 लिक्विड। यदि मैं ये लेता हूं तो इसके लिए हम Kc क्या लिखेंगे, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि CH3COOH C2H5OH। क्लियर। और CH3COOH1 और H2O1। अब यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे H2O नहीं आएगा। क्लियर। यहाँ H2O नहीं आएगा, इसको आप रफ कर दीजिए। मतलब कि जब भी वाटर रिएक्टेंट साइड होता है तो हम उसको Kc में इंक्लूड नहीं करते। क्लियर। If water have a reactant, so does not included the Kc। क्लियर। यदि हमारा वाटर रिएक्टेंट साइड है तो हम उसको इधर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी एक्सेस में होती है। क्लियर। इसकी क्वांटिटी एक्सेस में होती है। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, इफ वाटर in form of gas inside of reactant so used in Kc। क्लियर। यदि वाटर को आप रिएक्टेंट साइड ले रहे हो और वाटर लिक्विड की जगह गैस है तो आप उसको Kc में यूज करोगे। क्लियर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CO प्लस H2O इक्वल टू CO2 प्लस H2। अब इसके लिए यदि Kc लिखना है, दिस गैस 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 गैस, तो इसके लिए Kc क्या लिखेंगे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यानी CO2 H2 H2O एंड CO। क्लियर। अब ये देखिए गैस में है तो मैंने इसको इधर पे यूज कर लिया। यदि हमारा वाटर गैस में है तो हम इसको यूज करेंगे, बट यदि वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम इसको यूज नहीं करते रिएक्टेंट साइड। क्लियर हुआ। तो ये हो गए हमारे कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एग्जांपल।
एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एग्जाम में Fe+3+3OH माइनस इक्वल टू FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। क्लियर? यदि इस तरह की रिएक्शन दे दिया हो तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम Kc लिखेंगे 1/Fe+3+OH माइनस का क्यूब। क्लियर? इसके लिए हम Kc ऐसे लिखेंगे, इसका एक्टिव कंसंट्रेशन 1 मानेंगे, है ना। चलिए अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्लासिफिकेशन नंबर 3 है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो एक साथ जाएगा दोबारा लौट के नहीं आएगा, और दूसरा जो जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। मतलब ये दो टाइप्स का होगा। एक होगा इरिवर्सिबल, जो कभी नहीं आएगा, कुछ ऐसा। एक रिवर्सिबल, जो बार बार आएगा, जो बार बार आएगा, कुछ ऐसा। क्लियर? यदि रिएक्शन में कुछ ऐसा सिंबल बना है तो रिवर्सिबल, रिएक्शन में कुछ ऐसा सिंबल बना है तो रिवर्सिबल। क्लियर? अब जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है इन यूनी डायरेक्शन, इन यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये होगी बोथ डायरेक्शन। क्लियर? ये होगा बोथ डायरेक्शन। ये लिमिटेड टाइम कंप्लीट इन लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। डज नॉट कंप्लीट, डज नॉट कंप्लीट इन टाइम। ये टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए ना, ए मतलब कि N2 प्लस H2 मिलके NH3 बनाया, और ये NH3 फिर से ये बना दिया, तो इस तरह ये कंप्लीट ही नहीं होगी। इससे ये, इन दोनों से ये, इससे ये लगातार बनता रहेगा। के ClO3 हमारा KCl प्लस 3/2 O2 बना रहा है। देखिए रिवर्सिबल, एक की डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन में होगा तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। एक और देते हैं, देखते हैं, AgNO3 प्लस HCl इक्वल टू AgCl प्लस HNO3। HNO3 एक की डायरेक्शन। क्लियर? इस तरह का सिंबल लगेगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा, मैंने इसको बता दिया। CaCO3 CaO प्लस CO2 मल्टी दोनों डायरेक्शन में हो जाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। ठीक है? तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो होती हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपको रिएक्शन इजीली पहचान लेना है ये सिंबल देख के। क्लियर? तो इस तरह से होता है रिवर्सिबल। बट क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन में? तो यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। रिवर्सिबल ओपन की क्लोज, तो मेनली क्लोज, बट कभी कभी ओपन। जो होता है नॉर्मली इन ओपन, नॉर्मली ये ओपन में होता है सिस्टम में, ओपन सिस्टम जहां पे मास और हीट लॉस होता है। बट ये जो हमारा होता है तो ये क्लोज सिस्टम में होता है, ये क्लोज सिस्टम में होता है। क्लियर? रिवर्सिबल। बट जो हमारा इरिवर्सिबल होता है ये भी कभी कभी क्लोज में हो सकता है। नॉर्मली ओपन,
ओपन और क्लोज दोनों दिया है तो आंसर जाएगा ओपन, बट यदि दिया है ओपन क्लोज बोथ तो फिर आंसर जाएगा इसका बोथ, और ये होगा रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम में होता है। क्लियर, चलिए नोट करिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया, क्या मैंने यहाँ पे बात किया सिस्टम, क्या बात किया सिस्टम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच रिएक्शन आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हम यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन नीट में आता है यहाँ से, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई ये सिस्टम है, कोई ये सिस्टम है। अब यदि आप सिस्टम से हीट निकाल रहे हो, यदि आप सिस्टम से हीट निकाल रहे हो तो एक्सोथर्मिक होगा जो कि नेगेटिव होगा। यदि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा। यदि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव होगा जो एंडोथर्मिक होगा। क्लियर, तो अब पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव हम कैसे समझें, तो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है। तो हेडिंग डाल दीजिए ठोकने की ट्रिक। क्लियर, चलिए अब हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करते हैं एक, फिर देखते हैं कौन सी एंडोथर्मिक है कौन सी एक्सोथर्मिक है। क्लियर, तो जैसे कि मैंने लिया पहला डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो। यदि डेल्टा एन जीरो से ज्यादा है मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि हमारा पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। क्लियर, अब डेल्टा एन कैसे, तो सबसे पहले देखो जो डेल्टा एन मतलब गैस जो होता है, तो समेशन ऑफ डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एन रिएक्टेंट। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं इससे। तो मैं क्या करता हूं, इस ट्रिक से एक रिएक्शन लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। मैंने बोल दिया N2 plus 3H2 इक्वल टू 2NH3, N2 plus 3H2 इक्वल टू 2NH3, दिस वन गैस, दिस गैस गैस। क्लियर, इसके लिए यदि हम डेल्टा एन निकालें, है ना, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस रिएक्शन, तो डेल्टा एन क्या होगा, समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल, सॉरी समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल, ठीक है, और समेशन ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल है 2 और रिएक्टेंट के मोल हैं कितने, 3 1 4, तो आ गया -2, मतलब कि डेल्टा एन जी आ गया नेगेटिव। क्लियर, और डेल्टा एन जी यदि पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। सेकेंड केस डेल्टा एन जी लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, तो नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर, तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, तो इस ट्रिक से आप किसी भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। यदि डेल्टा एच आपका, डेल्टा एन जी आपका यदि नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हीट रिलीज करेगा, हीट लॉस होगा, बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। क्लियर, तो ये होगा एंडो यानी कमी ना, बाहर निकाल दिया तो कुछ कम हो गया। देखो सिस्टम है, सिस्टम ने कुछ निकाला, यदि सिस्टम वर्क करेगा या हीट निकलेगी या एनर्जी निकलेगी, कुछ भी यदि सिस्टम से कुछ भी बाहर निकला तो कमी हो गई ना इस पे, सिस्टम पे, और कमी हो गई तो नेगेटिव। सिस्टम पे आपने कुछ दिया, सिस्टम पे आपने कुछ दिया तो चीजें बढ़ गई ना उसके अंदर, चाहे वर्क हो, चाहे हीट हो, चाहे एनर्जी हो, कुछ भी हो, सिस्टम को आपने कुछ दिया तो बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या, पॉजिटिव। क्लियर, तो ये हमारी ट्रिक है जो हर रिएक्शन को 100% सही करवाएगी और मजा आ जाएगा। ठीक है, आ रहा मजा कि नहीं आ रहा,
एक रिएक्शन दूं, करके बताओगे? चलो करके बताओ। PCl5 PCl3 प्लस Cl2 गैस गैस गैस। बोलो एंडो की एक्सो, कमेंट बॉक्स में करके बता देना, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। दो रिएक्शन जो एग्जाम में बहुत आती हैं, इनको याद ही कर लो, बहुत बार आता है, जितने स्टार लगाना हो लगा दो। क्लियर? बहुत बार आता है। कौन सी? H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। क्लियर? देखो यहाँ अपनी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, 2 - 2 2 - 2 0 0, यहाँ डेल्टा एम जी 0 0 आ रहा है। क्लियर? जबकि ये दोनों हमारी, ये वाली हमारी होती है एंडोथर्मिक और ये होती है एक्सोथर्मिक। क्लियर? इनको याद रख लेना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक? देखो क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और NO बनाएंगे। क्लियर? तो ये रिएक्शन हमारी हो गई एंडो। हाइड्रोजन मोल रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, एक्सप्लोसिव होगा, फूटेगा तो हीट बाहर निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो ये हमारी दोनों रिएक्शंस बहुत बार एग्जाम में आई हैं, बहुत बार नीट में आई हैं, और आने के चांस बहुत बार आते हैं, इसलिए ये दोनों को याद कर लेना। बाकी इनके अलावा जो भी रिएक्शन है अपने ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? मजा आया? इसको सॉल्व करके बता देना। कुछ करना हो तो एक दो रिएक्शन और दे दूं, कर लेना। CH4 प्लस 2O2 H2O। क्लियर? इसको भी कर लेना, एंडो की एक्सो। सब गैस है, सब गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, एंडो की एक्सो। क्लियर? नहीं तो कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बताना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर का, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है? तो हेनरी लॉ में मैंने क्या लिया? लिक्विड सॉल्वेंट। मैंने ले लिया यहां पे लिक्विड सॉल्वेंट, और लिक्विड सॉल्वेंट में मैंने गैस सॉल्यूट। क्लियर? गैस सॉल्यूट। अब इस गैस सॉल्यूट के द्वारा लिक्विड सॉल्वेंट पे जो प्रेशर लगेगा, और इस प्रेशर के वजह से लिक्विड सॉल्वेंट का कुछ वेट है हटेगा, जो हमारा हेनरी लॉ होता है, मतलब W प्रोपोर्शनल टू P। क्लियर? कि मतलब गैस सॉल्यूट के द्वारा लिक्विड सॉल्वेंट पर लगाया गया प्रेशर, मतलब कि W प्रोपोर्शनल टू P, तो W इक्वल टू आ जाएगा KHP, यानी कि KH इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन प्रेशर। और यदि हम KH यानी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट होती है एटीएम, मतलब प्रेशर की जो यूनिट होती है वही हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होती है। क्लियर? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एक्टिव मास। अब हम देखेंगे एक्टिव मास। हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे
इसी को हम कंसंट्रेशन भी बोलेंगे। क्लियर। तो एक्टिव मास बहुत इजी है, मतलब जो हमारा एक्टिव मास होता है ये होता है N/V, मतलब N मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। N मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1000 ml of solution is called active mass। क्लियर। तो ये हो जाएगा N/V इन लीटर्स। N होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इन लीटर्स। तो यदि हम इसी को बोल दें N अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो ऊपर 1000 V मिलीलीटर। क्लियर। तो ये हमारा होता है क्या, एक्टिव मास, है ना। एक्टिव मास हमारा होगा, यहां से भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो N मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, N मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिव मास। क्लियर। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं। मैंने बोल दिया कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ, कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ बेंजीन, calculate the active mass of benzene C6H6 if density is 1.56 ग्राम पर ml। क्लियर। यदि बेंजीन का डेंसिटी 1.56 ग्राम पर ml है तो उसका एक्टिव मास क्या होगा। क्लियर। चलिए अब यदि हम देखें एक्टिव मास का फार्मूला, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। क्लियर। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, आपको गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर। डेंसिटी हमारा होता है वेट बाई वॉल्यूम। आपको यहाँ पे ना तो डायरेक्ट वेट दिया ना डायरेक्ट वॉल्यूम दिया, बट आपको यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम को डेंसिटी के फॉर्म में दे दिया है। क्लियर। और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, 1272 और 678, 78 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे अपन इसको, देखिए वेट हमारा, वेट बाई वॉल्यूम हो गया 1.56 इंटू 1000 अपॉन 12, है ना, 78। क्लियर। ये पॉइंट यहाँ हटा तो ये 2 जीरो गए और 2 और 10 2 ना, ये 2 बार जाएगा 156 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 20 मोलर या मोल पर ml। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक्टिव मास 20 मोल पर ml, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए आपको डेंसिटी, डायरेक्ट डेंसिटी दिया है, वेट बाई वॉल्यूम से आपको पता करना है कि डेंसिटी क्या है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक्टिव मास। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस। क्लियर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस क्या हैं, तो उसके लिए समझो, जैसे मैंने ले लिया A + B = C + D। क्लियर। और एक ले लिया C + D = A + B। यदि ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है। क्लियर। फर्स्ट रिएक्शन के लिए यदि हम रेट लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो R = हो जाएगा K A⁻1 एंड B⁻1 R फॉरवर्ड। क्लियर। और यदि हम इसके लिए रेट लिखें तो K
C की पावर 1 एंड D की पावर 1। क्लियर? ये हो गई हमारा रेट फॉर फर्स्ट, रेट फॉर सेकेंड। अब यदि हम इसी के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ये हो गई फॉरवर्ड। बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हमारा बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के सी की पावर 1 डी की पावर 1, और दूसरे के लिए हो जाएगा के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आर फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड, आर फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड। क्लियर? तो हमारा पहला कंडीशन होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि ऑलवेज आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। जितनी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं, सारी रिएक्शंस के लिए आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। क्लियर? इसीलिए है ना, सही हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, इसको हम मोशन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि हमको लगता है यहाँ से ये लगातार ये चलता रहता है, लगातार मोशन में रहता है, इसलिए हम मोशन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं इसी को। तीसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम फेज होता है, इक्विलिब्रियम जो हमारा फेज होता है ना, फेज एट कांस्टेंट फॉर प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी कलर। क्लियर? यहाँ पे था प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी और कलर, ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, यदि आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैटलिस्ट मिक्स कर दो, इफ कैटलिस्ट मिक्स, यदि आप कैटलिस्ट मिक्स कर दो तो इसके रेट में नो चेंज, इसके रेट में कोई चेंजिंग नहीं आती। यदि आप कैटलिस्ट मिक्स करते हो तो भी इसके रेट में कोई चेंजिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। बट नेक्स्ट यदि हम देखें, कुछ ग्राफ देखेंगे, कौन कौन से ग्राफ फॉलो करते हैं इक्विलिब्रियम को। क्लियर? तो जैसे कि मान लीजिए मैंने देखूंगा यहाँ पे कुछ ग्राफ, इक्विलिब्रियम को कौन कौन से ग्राफ फॉलो करते हैं। ये मैं बना दिए, सारे के सारे हमारे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। क्लियर? चलिए, अब हमारे ग्राफ हैं पहला, दूसरा, तीसरा, 4 ग्राफ हैं। तो अब 4 ग्राफ मैं बना रहा हूं, आपको बताना है कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता। तो पहला हमारा ये ग्राफ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। दूसरा हमारा ग्राफ ये है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तीसरा हमारा ग्राफ ये है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। चौथा हमारा ग्राफ ये है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। क्लियर? अब इन चारों ग्राफ में आपको ये बताना है कि इन चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ केमिकल इक्विलिब्रियम को
फॉलो करता है। क्लियर। तो अब देखो, यदि मैं एक रिएक्शन लूं A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। क्लियर। तो स्टार्टिंग में जो हमारा रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, इसीलिए हर जगह देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए ज्यादा है। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये कम होने लगेगा, ये ज्यादा होने लगेगा। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है। क्योंकि देखो रिएक्शन से अभी बना ही नहीं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कहाँ से रहेगा, इसलिए तो लगभग जीरो या ना के बराबर रहता है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले रिएक्टेंट मैक्सिमम, और जैसे रिएक्शन होती है स्टार्ट तो रिएक्टेंट कम होता जाता है। रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले प्रोडक्ट मिनिमम, जैसे रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता जाता है। क्लियर। तो इसीलिए रिएक्टेंट की प्रोडक्ट क्वांटिटी ज्यादा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा। लेकिन यदि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो कभी भी प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। इसमें भी जीरो नहीं हो रहा है, इसमें भी जीरो नहीं हो रहा है, इसमें भी जीरो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ इसमें जीरो हो रहा है, इसीलिए ये नहीं फॉलो करता। बाकी ये तीनों फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी नीट में आने के चांस हैं, आ सकता है एग्जाम में। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हो गए हमारे ग्राफ। इसके आगे हम फिर से देखते हैं। चलिए, तो हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जाम्स में मिलते हैं। क्लियर। तो वो हमारा हेडिंग क्या होगा, रिएक्शन प्रॉफिट, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्शन प्रॉफिट जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हम इसको एक एग्जांपल लेके समझें, ए बी सी डी। क्लियर। यदि मैं इसके लिए क्यू लिखूंगा तो हमारा जो क्यू होता है ये भी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर। तो यदि हम क्यू लिखेंगे बेटा तो क्यू क्या हो जाएगा, देखिए सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये हो गया हमारा क्या, क्यू। क्लियर। अब इस फार्मूले से यूज क्या है इसका, क्लियर, इसका यूज क्या है। तो इस फार्मूले का यूज करके हमको ये बताना है कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड होती है या बैकवर्ड। मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। मतलब आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है, वैल्यूज दे दी जाती हैं, आपको वहां पे ये पूछा जाता है कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है अपने को इस फार्मूले से पता करना पड़ेगा, क्यू से पता करना पड़ेगा। क्लियर। तो यदि हमारा Q ग्रेटर देन KP या KC तो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड होगी। क्लियर। यदि हमारा Q लेस देन KP या KC है तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। यदि Q इक्वल टू KP या KC है तो हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर। मतलब ये आपको याद रखना है, Q ग्रेटर देन KC या KP। कंसंट्रेशन इन प्रेशर में यदि कंसंट्रेशन है तो हमारा, प्रेशर में यदि कांस्टेंट है तो KP बोलेंगे और यदि कंसंट्रेशन में कांस्टेंट है तो KC बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम। यदि Q ग्रेटर देन KC तो फॉर Q ग्रेटर देन KC बैकवर्ड, Q लेस देन KC तो फॉरवर्ड, इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर। अब इसका हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। क्लियर। चलिए, इसका एक क्वेश्चन लेके समझते हैं अपन। जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ द रिएक्शन A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी फॉर KC 10। क्लियर। इस रिएक्शन के लिए आपको KC गिवन है 10, KC अपना KC की वैल्यू गिवन है। एंड
concentration of A, B, C and D is 1, 2, 3 and 4 मोल पर लीटर। क्लियर? यहां पे आपको इनकी कंसंट्रेशन दे दिया गया मोल पर लीटर। तो कैल है ना, मोल पर लीटर है, तो आपको बताना है मोल पर लीटर। सो फाइंड आउट द रिएक्शन इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपको बताना है रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। कुछ नहीं, Q इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। मेरा ये फार्मूला है। D की कंसंट्रेशन कितना है 4, C की कंसंट्रेशन कितना है 3, A की कंसंट्रेशन 1, B की कंसंट्रेशन 2। क्लियर? तो हमारा 4 3 12 6, हमारा Q की वैल्यू आ गई 6, मतलब Q लेस देन Kc, क्योंकि Kc की वैल्यू कितनी है 10। और यदि Q Kc से लेस देन है तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा Q लेस देन Kc, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। क्लियर? तो आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Kc की वैल्यू, Q की वैल्यू दे सकता है, Kc पूछ सकता है, Kc निकलवा सकता है, Kc की वैल्यू दे सकता है, Q निकलवा सकता है, तो कुछ भी निकाले। इस तरह से जो रिएक्शंस होंगी जहां पे आपको Kp और Kc में रिलेशंस पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा यहाँ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। तो इस तरह के अपन आगे क्वेश्चन और करेंगे। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, आपको रिएक्शन दिया है 2A प्लस बी इक्वल टू C प्लस D फॉर Kc इज 10। क्लियर? Kc 10 ही दिया है एंड द मोल ऑफ A, B, C and D is point, रिएक्शन ये है 3C and the mole of A, B, C is 0.1, 0.2 and 0.3 mixed in 100 ml. So calculate the direction of रिएक्शन, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा या बोथ होगा या नन ऑफ दिस। क्लियर? तो ये हमारा रिएक्शंस हो गया, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग कर लेना, सॉल्व कर लेना, इसको नहीं आया तो बता दें। चलिए तो अब हम देखते हैं क्या, ग्रैब कॉम्प्लिएंट रूल। क्लियर? तो ग्रैब कॉम्प्लिएंट रूल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो देखिए ग्रैब कॉम्प्लिएंट रूल क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। क्लियर? गुलबर्ग एंड वागे करके दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं ग्रैब कॉम्प्लिएंट रूल। तो इस रूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए A, B, B, C एंड D। क्लियर? ये हमारा एक रिएक्शन है। तो गुलबर्ग एंड वागे ने क्या बताया, मतलब हम इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे
rate of reaction is directly proportional to the concentration of रिएक्टेंट। क्लियर? मतलब कि गुलबर्ग एवं वागे के अकॉर्डिंग, गुलबर्ग एंड वागे के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली कंसंट्रेशन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो जैसे हम यदि देखें कि फॉरवर्ड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एंड बी। क्लियर? तो हमारा हो जाएगा आर फॉरवर्ड, प्रोपोर्शनल हटेगा तो के एफ इक्वल टू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम फॉरवर्ड की बात करेंगे तो रिएक्टेंट लेंगे, और यदि हम बात करें आर बैकवर्ड प्रोपोर्शनल टू द बैकवर्ड में हम प्रोडक्ट लेंगे सी एंड डी। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा आर बैकवर्ड इक्वल टू के बी सी एंड डी, इक्वेशन 2। क्लियर? तो आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड। अब मैंने आपको इसके पहले बताया था कि फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर इक्विलिब्रियम आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। क्लियर? इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड क्या था हमारा, के एफ ए बी इक्वल टू बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड के बी सी एंड डी। क्लियर हुआ? तो यदि आप के एफ को यहीं रहने दो, के बी को यहाँ ले आओ, यानी कि इक्वल टू के इक्वल टू हो जाएगा, ये यहीं रहेगा सी ये यहीं रहेगा डी, ये यहीं रहेगा ए, और ये यहाँ हो जाएगा बी। क्लियर हुआ? तो आर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड आर बैकवर्ड रिएक्शन ये हमारा हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होता है, और यदि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हम इसको बोल सकते हैं रेशो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं रेशो बिटवीन concentration of product and concentration of reactant। क्लियर? जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा गुलबर्ग है ना, ये हमारा हो गया गुलबर्ग एंड वागे ने जो रूल दिया था, ग्रैब कॉम्प्ली है ना, कॉम्प्लिएंट रूल। क्लियर? जिसको हिंदी में हम द्रव अनुपाती क्रिया का
नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जिसको दिया था गुलबर्ग एंड वॉगे ने, जहां पे आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्रेव कॉम्प्लीमेंट्री रूल। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि जो हमारा के था इसके टाइप्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स के लिए हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ए बी बी सी सी और डी डी। क्लियर? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वही प्रोडक्ट के मोल अपॉन कंसंट्रेशन के मोल, प्रोडक्ट के मोल। देखिए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन तो केसी हो जाएगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर? और जो बैलेंस मोल होती है वो पावर बना देती है। ठीक? यदि हम दूसरा बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रेशर, तो केपी को आप प्रेशर के अकॉर्डिंग लिखोगे केसी, जहां पे होगा पीसी का कंसंट्रेशन, पीडी का कंसंट्रेशन, सॉरी पीडी, पीसी, पीए एंड पीबी। क्लियर? ये हो गया हमारा केपी। थर्ड हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन। यदि हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, मोल फ्रैक्शन ले लोगे, जिसको हम kx से डिनोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम kx से डिनोट करेंगे, जो हमारा हो जाएगा xc की पावर c, xd की पावर d, xa की पावर a, xb की पावर b। क्लियर? तो ये हो गए हमारे टाइप्स। जो हमारे टाइप्स हैं आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे, एक केसी, केपी एंड केएक्स। चलिए अब हम इन तीनों को यूनिट की बात कर लेते हैं, इन तीनों के यूनिट की बात कर लेते हैं। यदि हम यूनिट की बात करें तो केसी की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्लियर? यहां हो जाएगा एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे ये हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर? मोल फ्रैक्शन जो होता है तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको 3 टाइप्स का मिलता है, केपी, केसी और केएक्स। क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चलिए केपी और केएक्स में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि केपी और केएक्स का रिलेशन कैसे होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो इसको बहुत अच्छे से अपन डिराइव कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में, जिससे कभी कभी इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ भी काम आएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्लियर? केपी और केसी में यदि हम रिलेशन देखते हैं तो चलो हम यही इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया बेटा
के सी इक्वल टू होता है सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। क्लियर? ये हमारा होता है के सी। और के पी की बात करें तो पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी। ये हमारा होता है के पी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे यदि हम बताएं आपको पी बी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्लियर? ये हमारा होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से यदि हम पी बी इक्वल टू एन आर टी को बी यहाँ ले जाएं तो एन अपॉन बी आर टी। क्लियर? और एन अपॉन बी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन, यानी कि एन अपॉन बी इक्वल टू सी। तो हम P के जगह लिख सकते हैं CRT। क्या लिख सकते हैं P के जगह? CRT। क्लियर हुआ? अब देखो मैं क्या बोलूं, यदि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे PC के जगह हम लिख सकते हैं, PC के जगह कंसंट्रेशन ऑफ CRT, PD के जगह हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ DRT, PA के जगह लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ART और PB के जगह लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ BRT। क्लियर? मतलब ये जो हम 4 इक्वेशन लिखे इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। क्लियर? मतलब P बड़ा ब्रैकेट RT, क्योंकि C हमारा कंसंट्रेशन है और हम कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए ये हो गया। अब एक काम करिए, ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। चलिए तो मैंने इसको ले लिया, के पी इक्वल टू पी सी की जगह हम क्या लिखेंगे? CRT। PD की जगह लिखेंगे DRT, PA की जगह लिखेंगे ART और B की जगह लिखेंगे BRT। क्लियर हुआ? अब यदि हम बात करें KC, तो ये जो वैल्यू लिखी है ये KC की है, तो CDAB के जगह हम लिख सकते हैं KC और RT। ये RT नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या? C प्लस D माइनस A प्लस B। मतलब कि हमारा KP इक्वल टू हो जाएगा KC RT की पावर डेल्टा NG। मतलब डेल्टा NG समेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, तो ये हमारा KP इक्वल टू KCRT। आप इसको डायरेक्ट MTR करिए, वेरी IMP। क्लियर? KP इक्वल टू KCRT से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। ये बार बार बोल रहा हूँ, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा आ गया KP और KC में रिलेशन। आगे हम देखते हैं। रिवीजन करने की जरूरत है? नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार बिना देखे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर? तभी ये आएगा, है ना? चलिए अब यहाँ पे इसी रिलेशन से एक चीज और देख लेते हैं। KP और KC में भी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा NG का क्या रोल है? क्लियर? तो यदि आपका डेल्टा NG ग्रेटर देन 0, क्लियर, यदि आपका डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, तो जब आप
Kc ये ज़्यादा है, तो यदि आप इस पे कुछ इंटू करोगे तो ये Kp के इक्वल होगा, मतलब कि Kc Kp से छोटा है, तो Kp ग्रेटर देन Kc। क्लियर। सेकेंड, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव तो ये आर टी अपॉन के सी हो जाएगा। तो जब आप के सी में किसी चीज़ का डिवाइड करोगे तो ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये पहले ज़्यादा रहा होगा, तो हो जाएगा के पी लेस देन के सी। क्लियर। थर्ड इक्वेशन की यदि हम बात करें तो डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, तो के पी इक्वल टू के सी पावर जीरो, पूरा एक हो जाएगा, इसमें इंटू एक करोगे तो वैल्यू वही आएगी। तो ये हमारा हो गए 3 इक्वेशन। ये भी नीट में बहुत पूछा जाता है। क्लियर हुआ। तो ये भी नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ हमारा केपी और केसी में रिलेशन आ गया। उसके बाद हम इनको मोल से कंपेयर करके ये भी देख लिया कि केपी ज़्यादा बड़ा है कि केसी ज़्यादा बड़ा है, कब केपी बड़ा है कब केसी बड़ा है। यदि आपका डेल्टा एन जी ज़्यादा है तो हमारा डेल्टा एन जी ज़्यादा है तो केपी ग्रेटर देन केसी, और डेल्टा एन जी कम है तो केपी लेस देन केसी, और डेल्टा एन जी यदि इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा केपी इक्वल टू केसी। क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे हम देखते हैं ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। केमिकल इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे, तो पहला लिख दीजिए कंसंट्रेशन। पहला लिख दीजिए क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैसे इफेक्ट डालेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंसंट्रेशन का क्या रोल होगा, तो नंबर 1, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यदि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। क्यों, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो ये इधर कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड। सेकेंड, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा बैकवर्ड। क्लियर। दो चीजें हो गई, यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो बैकवर्ड। थर्ड, इफ डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यदि आपकी इसकी कंसंट्रेशन कम है तो प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड। इफ डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यदि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिए तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड। क्लियर। तो पहला कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन में इस तरह से 4 क्वेश्चंस आते हैं और ये चारों क्वेश्चन आपको नीट में बहुत बार देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर में आप लोग सॉल्व करिए बहुत अच्छे से। क्लियर। उसके बाद हम सेकेंड नंबर बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के लिए x प्रोपोर्शनल टू t की पावर बाई। क्लियर। x प्रोपोर्शनल टू t की पावर बाई, और यदि हम बाई की बात करें तो यदि बाई पॉजिटिव है तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन लेंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए x प्रोपोर्शनल टू t। यदि आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्लियर। दूसरा, यदि बाई निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया हमारा टेम्परेचर। उसके बाद यदि हम बात करें, थर्ड नंबर बात करें प्रेशर,
तो यदि हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा एन जी अपॉन मोल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, ये हो गया प्रेशर। फोर्थ नंबर यदि हम बात करें वॉल्यूम, फोर्थ नंबर हम बात करें वॉल्यूम, x प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जी अपॉन मोल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये हो गया हमारे वॉल्यूम। तो ये हमारा जो होता है इनर्ट गैस। यदि आप इनर्ट गैस मिलाते हो तो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर, केमिकल इक्विलिब्रियम में नो चेंज। यदि आप इनर्ट गैस मिलाते हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर, ये हो गए हमारे फिफ्थ। अब इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेरी IMP। चलिए अब हम आपसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट होगा हमारे इस चैप्टर का, जहां से नीट एग्जाम में आपको हर दूसरे साल एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। क्लियर, तो क्या है हमारा, तो हमारा हेडिंग आप इसको ऐसे डाल सकते हो, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले यदि हम एक रिएक्शन लिखें A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। क्लियर, और A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी के लिए यदि हम K लिखेंगे तो K हमारा होगा C D A B। क्लियर हुआ, ये हो गया मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए K। अब यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें C प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी, तो जो इसके लिए आप के डैश लिखोगे वो लिखोगे क्या, ए बी अपॉन सी डी। क्लियर, तो के और के डैश में जो रिलेशन होगा तो हमारा के डैश हो जाएगा 1/k। यदि आप रिएक्शन को उल्टा कर देते हो, यदि आप रिएक्शन को उल्टा कर देते हो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड, तो हमारा ये अपॉन में चला जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्लियर हुआ, तो k इक्वल टू के डैश। नेक्स्ट, यदि आप इसी रिएक्शन में a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी में किसी कांस्टेंट नंबर का इनटू कर देते हो, मतलब हमने यहाँ पे x का इनटू कर दिया, यदि आप किसी कांस्टेंट नंबर का इनटू कर देते हो, रूल नंबर 2 में हम देखेंगे, तो हमारा जो k डैश होगा वो k की पावर x हो जाएगा। क्लियर हुआ, पहला हमारा क्या था, यदि आप रिएक्शन को उल्टा किए तो k डैश इनवर्स हो जाएगा। दूसरा, यदि आप किसी कांस्टेंट नंबर से इनटू करते हो तो इधर पे ये पावर चला जाता है। क्लियर, इफ यदि आप किसी भी दो रिएक्शन को जोड़ते हो, ऐड करते हो, यदि आप किसी भी दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो आपका जो k है ये हमारा कहाँ चला जाता है, इनटू में, k डैश इनटू k। क्लियर, लेकिन यदि आप इफ रिएक्शन इज माइनस, यदि आप किसी रिएक्शन को डिवाइड करते हो, है ना, यदि आप किसी रिएक्शन को माइनस करते हो तो वो रिएक्शन आपकी, यदि आप किसी रिएक्शन को ऐड करते हो तो इनटू हो जाता है, यदि आप किसी रिएक्शन को माइनस करते हो तो आपका k डैश अपॉन k। क्लियर, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। 4 रूल हमको पता चल गए मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। पहला, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा,
किसी कांस्टेंट वैल्यू से इनटू करोगे तो पावर चला जाएगा, यदि आप दो रिएक्शन को जोड़ते हो तो रेट कांस्टेंट का इनटू हो जाएगा, और यदि आप दो रिएक्शन को माइनस करते हो तो ये डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे इसी को। क्लियर? चलिए तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि 3a से 3b के लिए k1 दिया है 3, 3b से 3c के लिए k2 दिया है 27 की पावर 1/3, 3d से 3c के लिए k3 दिया है 2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम देखेंगे 3a से 3d के लिए क्या होगा। तो यदि हम इसके लिए k डैश लिखें तो d की पावर 3 अपॉन a की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए तो k1 k2 सारी वैल्यू दी हुई हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि इसका सलूशन देखें तो क्या होगा, a इधर है कोई दिक्कत नहीं, a इधर है जिधर चाहिए, मतलब हम इसको उल्टा नहीं कर रहे, तो हमारा हो जाएगा k1। क्लियर? अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा, c इधर है और d इधर है, d को हम यदि इस रिएक्शन को पलट दे तो d इधर हमको ये मिल जाएगा, c इधर, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये इंटू k2 तो यही रहेगा, लेकिन ये पलट दिया तो ये हमारा k3 हो जाएगा। क्लियर? तो k डैश इक्वल टू हो जाएगा k1 इंटू k2 अपॉन k3, तो जिसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा k डैश इक्वल टू k1 दिया है 3, k2 दिया है 3, कैसे होगा 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 3, 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल 3, तो ये भी आ गया 3/2, 3 तकाई 9/2 यानी 4.5। क्लियर? तो हमारे k डैश की वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को k1 k2 k3 मतलब जो हमारे के मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए धन्यवाद। लास्ट में हम आपको एक और फार्मूला बताते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट के लिए एक और फार्मूला था हमारा, टेम्परेचर वेंट ऑफ। क्लियर? टेम्परेचर वेंट ऑफ करके एक और फार्मूला था, log k2 अपॉन k1 डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। इस फार्मूले से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, इस फार्मूले के क्वेश्चन को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के साथ। इस तरह हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से खत्म हुआ। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एक नया लेक्चर बनाएंगे, डाउट फॉर स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे डाउट हम उस लेक्चर में क्लियर करेंगे। बाकी हम आपसे जब ऑनलाइन आएंगे तो बहुत सारे आप लोगों के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए थैंक यू सो मच। अच्छे से करिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए।